नमस्कार दोस्तों। आज के बजट का एनालिसिस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। हम इस बात को देखेंगे कि इस बजट से हमें क्या मिला, क्या गया। बजट 2022 हमारे लिए एक उम्मीद है या छलावा है, अमृत बजट है या विष बजट है, उसके ऊपर हम आज विचार करेंगे। पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से महामारी के मार झेल रहे भारतवर्ष के निवासी, लॉकडाउन में त्राहिमाम मचाए हुए लोग, बहुत सारे ऐसे भी मध्यम वर्गीय लोग जिनके नौकरियां छूट गई, जिनके सैलरी कट के मिलते थे, 75% तक सैलरी कट के मिली है लोगों को। अगर वो हम और आप ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब थोड़ी सी हालात सुधरनी शुरू हुई है तो इस बजट के माध्यम से हमें कोई तुरंत लाभ देने लायक कोई वादे होंगे, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बजट छलावा है। किंतु अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये बजट बूस्टर नहीं है जो तुरंत इफेक्ट करेगा, ये बजट वैक्सीन की तरह है जो तुरंत ये तो नहीं दिखेगा कि हमारा असर क्या हो रहा है, पर हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ाएगा कि किसी भी तरह के जानलेवा वायरस अगर दोबारा हम पे अटैक करता है तो कम से कम वो जानलेवा नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से ये बजट वैक्सीन के तरह है जो इकोनॉमी को मजबूत करेगी, राष्ट्र के शक्ति को बढ़ाएगी, राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, यहाँ पे रोजगार का सृजन करेगा, उद्योग बढ़ेंगे और हमारा देश आज के 25 वर्ष बाद, मतलब 100वां गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारा देश कैसा होगा, उस दृष्टिकोण से रखा गया यह एक आधारशिला है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमें पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल अनाउंसमेंट उन राज्यों के लिए नहीं है जहां पर कि आने वाले 2 वीक के अंदर चुनाव शुरू होने वाले हैं। मतलब जो सबके लिए है वही उनके लिए भी है। हमारे पास किसी भी तरह के लोक लुभावने वादे नहीं हैं जो मैं इस बजट के माध्यम से करूं और वहां पर जो जनता है, जो का मतदाता है, उनके विल इन्फ्लुएंस हो। सरकार का मिशन बिल्कुल क्लियर है, चुनाव हो या कुछ हो, जीते या हारे, हमारा ध्येय राष्ट्र निर्माण है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेंगे और ऐसी कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो इसमें राष्ट्र निर्माण, उद्योग, जनसेवा में कहीं से बाधक हो और 25 वर्ष के बाद हमारा राष्ट्र एक उत्कृष्ट राष्ट्र के भांति विश्व में सबसे अग्रणीय हो, ऐसे उम्मीद के साथ ये बजट बनाया गया है। आइए इस बजट के एक एक पहलू पे गौर करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बजट का जो विजन है अमृत काल है। 25 वर्षों के आधारशिला को लेकर के ये 25 साल के योजनाओं को लेकर के ये एक आधारशिला है और हमारा 75th से हम 100th रिपब्लिक डे पे हम कहाँ देखते हैं अपने आप को, उसकी एक ये मिसाल सा है। ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर पे फोकस करती है। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए डिजिटल फिनटेक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए ये बजट एक बूस्टर का काम करेगा। सरकार का मिशन क्लियर है। सरकार सोचती है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस
टू डू बिजनेस। बिजनेस करना नागरिकों का काम है, बिजनेस वो करेंगे। बिजनेस करना उद्योगों का काम है, बिजनेस करना बिजनेसमैन का काम है, बिजनेस वो करेंगे। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम गवर्नेंस है, सरकार गवर्नेंस करेगी। सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, सरकार डिफेंस पे ध्यान देगी। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करना जिनका है वो बिजनेस करे। सरकार का यह मिशन बहुत ही क्लियर है। आप उनके बहुत सारे ऐसे योजनाएं और निर्णय से आप लोग समझते भी आ रहे होंगे कि जिस तरह से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किए जा रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि सरकार बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार गवर्नेंस में इंटरेस्टेड है। एयर इंडिया का स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो चुका है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का लिए पार्टनर ढूंढ लिए गए हैं। LIC के पब्लिक इश्यूज बहुत ही जल्द आने वाले हैं और भी बाकी कंपनियों के लिए भी तैयारियां चालू है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी का LIC के पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड अनाउंसमेंट आया, वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कह दिया कि आने वाले 15 दिनों में मैं LIC का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लेके आने वाला हूं। क्लियर है, सब कुछ बनके तैयार है। LIC की भी पब्लिक ऑफर बहुत ही जल्दी आने वाला है, तैयारी कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सरकार का विजन क्लियर है, हमें करना क्या है। यूनियन बजट ने 10,667 करोड़ रुपए सिविल एविएशन के लिए एलोकेट किए हैं। 10,667 में से करीब 600 करोड़ रुपए उड़ान के लिए रखा है। उड़े देश का आम नागरिक, अर्थात पूरे देश के आम नागरिक के संदर्भ में यह है कि भारत के विभिन्न सिटीज को एयरलाइन से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें जोड़े जाएंगे। उसके लिए भी फंड के एलोकेशन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। 9,259 करोड़ रुपए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के लिए रखा गया है। ये एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड क्या है? ये लोन ट्रांसफर की स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो एयर इंडिया का होगा उसके लिए ये फंड रखे गए, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एयर इंडिया के लिए। इतना ही नहीं, एयर इंडिया के जो पास्ट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, उनके मेडिकल बेनिफिट के लिए 165 करोड़ रुपए रखे गए हैं एयर इंडिया के रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए। और डिस इन्वेस्टमेंट के समय में जो भारत सरकार के द्वारा खर्च किए गए, हालांकि खर्च का अनुमान कम था, 3,224 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, वो बढ़ करके 72,652 करोड़ रुपए हो गए। इससे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन जो पूरे देश का आम नागरिक के लिए जो उन्होंने प्रपोजल लेके आए हैं बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। देश का विकास होगा। भारत सरकार ने वैसे डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं दिया है, डायरेक्ट राहत नहीं दिया है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह की योजनाएं लेके आए हैं उससे आम नागरिक, गांव में रहने वाले नागरिक, रूरल इकोनॉमी में कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। कैसे करेगा? जिस तरीके से भारत सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं,
इससे जो वहाँ पर निर्माण कार्य होगा, वहाँ के रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों के कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। जो कंजम्पशन की जो चीज़ें थी पिछले 2-3 सालों से जो थमसी गई थी, उसे बढ़ाने में ये योजना मदद करेगा। एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। काफ़ी दिन से ये बातें चल रही थी, बहुत सारे लोग सरकार के पास प्रपोजल लेके भी जाते थे। फाइनली इस बजट में उनको मान लिया गया। अनाउंसमेंट ऑफ द सेटिंग ऑफ द एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक, इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाएंगे जो कि ऐसी सेटअप बैठाएंगे, और इस सेटअप बैठने से न सिर्फ आईटी सेक्टर और मल्टीमीडिया सेक्टर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि एक मार्केट तैयार होगा जो कि ग्लोबल डिमांड को भी मीट करेगा। अभी तक ऐसे सर्विस चीज़ों के लिए हम ग्लोबली निर्भर करते थे उनके ऊपर, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर होकर के ग्लोबली हम सप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान संबंधित जो बहुत दिनों से विवाद चलते आ रहे थे, पिछले वर्ष हमने देखा, और एग्रीकल्चर संबंधित सभी कानूनों के भारत सरकार ने वापस लेने के बाद इस बार भी 2.25 लाख करोड़ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट किया है। बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। 2.25 लाख करोड़ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे। इससे किसानों की इनकम डबल होने की संभावनाएं हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा है। अच्छा कदम है, देखते हैं किस हद तक ये लागू हो पाता है। रियल एस्टेट जो डूब सी गई थी, उसके लिए संजीवनी का काम करेगा ये बजट। 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम में लाए जाएंगे, और अर्बन एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग के संबंधित जितने भी लोन्स और रेगुलेटरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो ऐसी मैकेनिज्म तैयार करेंगी जिसमें फास्टर अप्रूवल मिले। फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो अनाउंस्ड दैट अप्रूवल रिलेटेड टू लैंड and construction, particularly for the affordable housing in the urban area, will be given on priority basis. अच्छी पहल है। आवास निर्माण में, रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा इससे फायदा मिलने वाला है। 48,000 करोड़ रुपए एक अच्छा अमाउंट है। अब मुझे लगता है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संजीवनी का काम करेगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर में काफी कट कर दिया गया है। 74,820 करोड़ रुपए का पिछले साल बजट एलोकेट किए गए थे मेडिकल सेक्टर के लिए। जरूरी भी था, कोविड की महामारी चल रही थी, मेडिकल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा सा गया था, उसको लाइन पे लाने के लिए इतने की बजट का एलोकेशन बहुत जरूरी भी था। अब 74,820 करोड़ से घट करके इस बार जो बजट में एलोकेशन किया गया वो 41,000 करोड़ के लगभग किया गया है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया गया है कि जो कोविड का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, और सरकार को लगा कि इतने ज्यादा फंड की आवश्यकता इस सेक्टर में अभी फिलहाल नहीं है, इसे किसी और सेक्टर में लगाया जाए। 5,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन सपोर्ट अभी भी है जो कि राज्यों के लिए रहेंगे। गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल। काफी चर्चाएं चल रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी तो वो चलते हुए जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो चार्ज कहां होंगे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार ने बड़ा बढ़िया सिस्टम लेके आया है कि हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आएंगे, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट है अर्बन एरिया में,
चार्जिंग स्टेशन हर जगह बनाए नहीं जा सकते, लेकिन गाड़ी जाएगी, जब लगेगा उनका बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है तो बैटरी स्वैप कर लेंगे, मतलब डिस्चार्ज बैटरी देंगे, वहां से चार्ज बैटरी ले लेंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक कार को चलने में मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही सुंदर योजना लेके आए हैं, और जहां पर जगह उपलब्ध मिलेंगे वहां पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। सुंदर प्रयास है, सुंदर विजन है। अब बात करते हैं टैक्स में हमें क्या मिला, डायरेक्ट टैक्स में क्या मिला। डायरेक्ट टैक्स में निर्मला सीतारमण जी ने मध्यम वर्गीय सैलरीड इंप्लॉइज के लिए इनकम टैक्स में सिर्फ धन्यवाद दिया है। उन्होंने यह कहा कि ऑनरेबल स्पीकर सर, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizen in this hour of need। अर्थात सभी टैक्स पेयर को हाथ जोड़ करके हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जरूरत के समय में सरकार के हाथ को मजबूत किया है, और आप अपने साथ के जो बाकी सिटीजन है उनको मदद करने में सरकार की मदद की है। बस उनको ये मिला है। थोड़ी थोड़ी चीजें भी मिली हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें क्या मिली हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मिली हैं ये कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि मैं सेल्फ रिलायंस करता हूं, मैं टैक्स पेयर के ऊपर विश्वास करने वाला सरकार हूं, और इस रीजन में फर्दर सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम, प्रमोट द वॉलंटरली कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर एंड रिड्यूस द लिटिगेशन। हम लिटिगेशन कम से कम चाहते हैं, हम सरकारी ऑफिसर को आपके पीछे लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप सेल्फ डिक्लेयर कीजिए, वॉलंटरली कंप्लायंस कीजिए, आपके पास कोई नोटिस फोटिस नहीं आएगी। क्या होता था, इनकम टैक्स आप फाइल करते थे, ऑफिसर को कुछ इधर उधर की जानकारी मिलती थी, ऑफिसर आपको असेसमेंट करते करते आपके पास नोटिसेज आते थे, नोटिसेज का आप जवाब देते थे, आपको कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे जैसे किसी प्रोफेशनलों की आपकी जरूरत पड़ती थी, हम भी फीस लेते थे, फिर इनकम ऑफिसर्स के पास भी जाते थे, ऑफिसर से भी काम करवाते थे। इस तरह के जो हिंड्रेंसेस थे उनको खत्म करते हुए सरकार ने यह कहा कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल कर दिया है और आपको 3 साल के अंदर अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल और, अगर आपको यह लगता है कि आपके द्वारा कुछ गलतियां हो गई थी, इनकम कुछ और भी थे जो नहीं डिस्क्लोज हो पाया था, अगर आप उसको डिस्क्लोज करके दोबारा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं विद द पेमेंट ऑफ द टैक्स और एडिशनल फीस, आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आते थे, उन डिपार्टमेंट से लोग आते थे, सर्च और सीजर्स होते थे, फिर स्क्रूटनी होती थी, फिर जब कोई अनडिस्क्लोज इनकम अगर उन्हें पकड़ में आता था फिर आपको ऊपर पेनल्टी लगती थी। तो अब सरकार कहती है कि आपके पास 3 साल का समय है, खुद ही आप देख लीजिए, आपने कुछ छुपाया हो तो बता दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरा क्या आया, बहुत ही अच्छी पहल है ये, अपडेशन ऑफ रिटर्न का। सुनने में सरल लग रहा है लेकिन इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पहले सरचार्ज जो था 18.5% थे, कंपनीज के लिए 15% था। तो सरकार को लगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज में समानताएं होनी चाहिए, जो टैक्स सरचार्जेज कंपनी के लिए है वही सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी हो। इसीलिए सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जो सरचार्ज है उसे 18.5% से घटा करके 15% कर दिया। और डिफरेंटली एबल दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग जो थे उनके भविष्य के लिए उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स, उनके लिए एन्युटीज के लिए कुछ पैसे जमा करते रहते थे, जो कि पेरेंट्स के एक्सपायर होने के बाद जब उसको मिलता था दिव्यांग को, तो वो पैसे उनके हाथ में टैक्स फ्री होते थे, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर उस पैसे को निकालते तो वो टैक्सेबल हो जाता था। सरकार को ऐसा लगा कि जो दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता अपने गार्जियन के लाइफ टाइम में भी हो सकता है, अतः उस लाइफ टाइम में, लेकिन आफ्टर 60 ईयर ऑफ द एज ऑफ द पेरेंट्स अगर दिव्यांग उस पैसे को निकलवाते हैं तो वो उसके ऊपर भी टैक्स की रिलीफ रहेगी। अच्छा पहल है। पहले क्या था,
जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज थे उनके जो एनपीएस अकाउंट था उसमें 14% तक का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता था वो टैक्स फ्री होते थे, लेकिन राज्य सरकार के लिए 10% भी था। सरकार को लगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ऐसी डिफरेंस क्यों, एम्प्लॉयज है, दोनों सरकार के लिए काम करते, कोई राज्य सरकार के लिए है, कोई तो केंद्र सरकार के लिए है। तो सरकार ने इसमें यूनिफॉर्मिटी लाते हुए उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार के भी एम्प्लॉय होंगे उनके एनपीएस अकाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 14% तक मानी होगा। अभी क्या था, स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलीडेज की बातें थी। 10 साल में से 3 साल तक उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता था, 10 साल में से 3 साल का। लेकिन इसके लिए जरूरी यह था कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इस्टैब्लिश्ड हुई है 31 मार्च 2022 तक जो अभी आने वाली है, वहां तक जो इस्टैब्लिश्ड हुई है उन्हीं के लिए यह बेनिफिट था। सरकार को लगा कि 2 साल से तो कोविड ही है, कंपनी कैसे बन पाई होंगी, इसीलिए सरकार ने दोबारा उस टाइम को एक्सटेंड करके बता दिया कि इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप बाय 1 मोर ईयर, दैट इज अप टू 31 मार्च 2023 फॉर प्रोवाइडिंग सच टैक्स इंसेंटिव। ये टैक्स इंसेंटिव अब 1 साल के लिए, और तो बहुत ही अवसर है। युवा टेक्नोक्रेट जो चाहते हैं कि हम स्टार्टअप हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, 1 साल का समय और है, आप कंपनी बना लीजिए, सरकार आपको 10 साल में से 3 साल का टैक्स हॉलीडेज दे सकती है, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है, आप उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए कंसेशनल टैक्स रेजिम था, उनमें 15% ही, बाकी कंपनियों के लिए ज्यादा टैक्स रेट है, लेकिन ऐसे कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और वो 31 मार्च 2023 तक का उनके पास समय था कि अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो उन्हें 15% तक का ही मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम था, 15% तक ही उनको टैक्स देने पड़ेंगे। अब इस स्कीम को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया, वही कोविड को ध्यान में रखते हुए, अर्थात लोग ऐसी कंपनियां जिसमें बिजनेस कमेंस नहीं कर पा रहे हैं 31 मार्च 2023 तक, वो 31 मार्च 2024 तक भी अगर बिजनेस अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे, तो उनको भी इसी टैक्स रेट में रहना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा आजकल ज्वलनशील विषय है क्रिप्टो करेंसी का। क्या होगा, ये लीगल होगा, इलीगल होगा, टेनेबल होगा, नॉन टेनेबल होगा। आरबीआई के बहुतों बार गाइडलाइंस भी आए थे कि ऐसे चीज़ों में आप लोग मत फंसे, लेकिन अब भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट का अगर ट्रांसफर आप करते हैं, उससे अगर आपको कोई गेन होता है, तो हम ये नहीं देखने जाएंगे कि आपको उसको गेन करने में कितना खर्चा हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ। आपके टोटल गेन के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट रेट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो अगर आपको कोई गेन हो रहा है तो आपको 30% को टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रहे, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस शैल बी अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जितना आप खरीदे थे बस उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई और एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। कोई भी लॉस ट्रांसफर नहीं होंगे, एक हेड से दूसरे हेड में सेटअप नहीं होगा, जिस साल का इनकम है उसी साल में वो होंगे फ्लैट 30। इतना ही नहीं, जिस बैंक के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होगा वहां पर टीडीएस भी 1% का लगेगा। इस तरीके का क्रिप्टो करेंसीज में ये बातें क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि क्रिप्टो मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट में आप डील कर सकते हैं, लेकिन टैक्स 30% लगेंगे। साथ में सरकार ने यह भी प्रपोजल लेके आया कि क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पे डिजिटल करेंसी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लेके आएंगे और उनका यह कहना है कि आप क्रिप्टो करेंसी में जो खेलते हैं इससे बेहतर है कि हमारी डिजिटल करेंसी में खेलिए। बड़ी अच्छी बात है। अगर आप सेल परचेज नहीं करते हैं लेकिन आप डिजिटल करेंसी का गिफ्ट भी करते हैं ना, तो वो गिफ्ट रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल होगा। पहले क्या होता था, अगर किसी तरह का केस लिटिगेशन किसी तरह का ऐसा था तो डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगता था कि उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा बनना है तो डिपार्टमेंट क्या करता था, अगर एसएससी नहीं मानते थे तो डिपार्टमेंट केस में चली जाती थी, अपील में चली जाती थी। अब सरकार ने यह कहा कि अगर जिस मुद्दे के लिए, जिस इश्यूज के लिए आप केस फाइल करना चाहते हैं
उसी तरह के अगर इश्यूज ऑलरेडी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आप सेम इश्यूज के लिए किसी और एसएससी का नाम लेके केस फाइल नहीं करेंगे। इससे लिटिगेशन बहुत बढ़ता है और फालतू का समय खराब होता है, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन आता है। आप तब तक लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते जब तक का सेम इशू का जो पेंडिंग लिटिगेशन था वो क्लियर होके ना आ जाए। बहुत ही अच्छा पहल है सरकार का, समझ में आई कि जुडिशरीज का भी लोड खत्म करना है, एसएससीज को परेशान होने से भी बचाना है। इस तरह के है। क्या होता था तो जो विदेशी कंपनियां भी भारत के कुछ कंपनियों के साथ मिल करके एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलाकर कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू कुछ काम और कुछ प्रोजेक्ट में काम करते थे, उनके ऊपर सरचार्ज जो था ज्यादा था। अब सरकार ने कहा कि जो कंपनी के ऊपर सरचार्ज लगती है 15% का, वही सरचार्ज एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर भी लगेगी। बढ़िया है। और क्या होता था, अगर आप लिस्टेड शेयर में डील करते हैं, लिस्टेड शेयर में अगर आप डील करते थे तो उसके ऊपर आपको जो सरचार्ज था 15% का देना पड़ता था। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में अगर आप डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उससे जो कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर सरचार्ज 37% था। सरकार को लगा लिस्टेड अनलिस्टेड में जो इस तरह के जो फर्क करके पैसे कमाए जा रहे हैं इसको खत्म करो, दोनों के ऊपर सरचार्ज सेम लगाओ। अर्थात लिस्टेड शेयर में भी अगर आप कैपिटल गेन आता है या अनलिस्टेड में आता है, दोनों पे ही सरचार्ज अब 15% ही रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस कुछ ऐसे चीजें हैं जो चीजें आपके महंगे हो जाएंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी उस पर बढ़ा दिए जाएंगे और उसके इंग्रेडिएंट जो इंपोर्ट किए जाएंगे उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएंगे। जैसे कि हेडफोन हो गया, हेडफोन है, एयरफोन है, लाउड स्पीकर है, स्मार्ट मीटर है, सोलर मीटर है, इन सब के ये सब चीज महंगे होने के चांसेस है क्योंकि कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसी कैपिटल गुड्स, कैपिटल कंजम्पशन गुड्स जिसको कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में, लेदर गारमेंट्स में, लेदर फुटवेयर में, इन सब चीज में लगाने के लिए अगर कोई ऐसी कुछ ले आते हैं जैसे बटन है, जिपर है, लाइनिंग है, फास्ट टेनर्स है, इन सब चीजों का अगर आप इंपोर्ट करते हैं फॉर द यूजिंग दैट थिंग इन द हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एंड लेदर गारमेंट्स विद द पर्पस टू एक्सपोर्ट इट अगेन, देन उसके ऊपर रेट को कम किया गया है। ड्यूटी इज बीइंग रिड्यूस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड टू श्रिंक द एक्विकल्चर सो एज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। तो इसके लिए तो इस तरह की चीजें हैं और इस पर काम करने हैं। तो कुल मिला के हमारा विचार ये है कि हमारा इस साल का बजट फ्यूचरिस्टिक है, इस साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, इस साल का बजट किसानों को मदद के लिए है, इस साल का बजट उद्योगों के मदद के लिए है। डायरेक्ट बेनिफिट किसी को नहीं आ रहा। इस साल का बजट पूरे इकोनॉमी के हेल्प के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच।